नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर जिसका डर था वही हुआ और मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान ना करके अब बीजेपी को होने जा रहा है बड़ा नुकसान। और सीएम पद के लिए यहां पर क्या बगावत के मूड में आ गई है वसुंधरा राजे। बीजेपी विधायकों को रिसोर्ट में रोकने का लगा लिया गया है आरोप। जी हाँ दोस्तों, लगातार अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे थे कि ये बड़ा संकट बीजेपी को सता सकता है और अब वो समय आ गया है जब बीजेपी को तगड़ा झटका राजस्थान में जीत के बाद भी लगने वाला है। इसी के साथ दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सिटीजनशिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल कि असम को नागरिकता कानून से अलग क्यों रखा गया। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या अशोक गहलोत को भाजपा चाहती है फंसाना। आखिरकार किसने गोगामेडी हत्याकांड एफआईआर में डाली अशोक गहलोत का नाम। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि वन पेंशन स्कीम के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन पर आंदोलन का ऐलान, आक्रोश में 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस प्रत्याशी माया त्रिवेदी ने लगाया बड़ा आरोप, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कह दी बड़ी बात। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ है ईवीएम के साथ छेड़खानी और इसी के कारण कांग्रेस को हारना पड़ा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है, जहां पर जिसका डर था वही हुआ और सीएम पद के लिए यहां पर बगावत के मूड में नजर आ रही हैं वसुंधरा राजे। बीजेपी विधायकों को रिसोर्ट में रुकवाने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत गई, लेकिन असली दंगल अब शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकों का दौर जारी है और वसुंधरा खुद दिल्ली में है और खबरें हैं कि उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से हो सकती है। राजे राज्य से बाहर है, लेकिन राज्य में दूसरा राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। पहले जानकारी आई कि करीब भाजपा के 7 विधायकों को होटल में रुकवा कर आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है और अब इस मामले में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। होटल में रुकने वाले 7 में से एक विधायक ललित मीणा और उनके पिता हेमराज मीणा से बातचीत हुई और विधायक के पिता ने बताया कि वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर ही विधायकों को होटल में ठहराया गया था। जब इस मामले की जानकारी ललित मीणा के पिता को हुई तो उन्होंने पूरी बात पार्टी महासचिव अरुण सिंह को बताई। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच चुकी है और यहां पर जहां एक तरफ वसुंधरा राजे दिल्ली में बैठी है तो वहीं दूसरी तरफ 7 भाजपा विधायकों को रिजॉर्ट में रखा गया है। आपको क्या कुछ लगता है किस करवट बैठेगा राजस्थान का ऊंट? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिटीजनशिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, असम को इससे अलग क्यों रखा गया। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से पूछा कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के आवेदन में असम को अलग क्यों रखा गया, जबकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ एक बड़ी सीमा साझा करता है। मुख्य न्यायाधीश ने एक संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए केंद्र से पूछा कि आपने असम को क्यों अलग कर दिया, क्योंकि कल ही हमें पता चला है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है, इसलिए संभवतः पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से अवैध रूप से आने वाले लोगों का मुद्दा उतना ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होगा। क्या आपके पास ये बताने के लिए कोई ठोस डाटा उपलब्ध है कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या असम की तुलना में कम थी, जिसके लिए आपने इसे अकेला छोड़ दिया? तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त मुसीबत में फंस सकती है सरकार, क्योंकि 1971 वाले एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर असम में किसी भी बांग्लादेशी को नागरिकता नहीं मिलेगी, जो कि 1971 के बाद आए हैं। लेकिन जो नागरिकता कानून नया पास हुआ था उसमें 2014 से पहले जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, वो अगर भारत आ गए हैं तो उनको नागरिकता देने की बात कही गई थी और इस पूरे भारत में से असम को अलग किया गया था। लेकिन अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल दाग दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज की तरफ गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर कि अशोक गहलोत को फंसाना चाहती है भाजपा। एफआईआर में आखिरकार किसके इशारों पर हुआ अशोक गहलोत का नाम दर्ज। या दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड ने राजनीतिक रंग ले लिया है और बुधवार को प्रशासन के साथ 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है। सुखदेव की पत्नी की ओर से दर्ज एफआईआर में अशोक गहलोत का नाम दर्ज कराया गया है और शिकायत में कहा गया है कि प्रशासन की लापरवाही है। धमकी मिलने के बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसके इशारे पर एफआईआर में गहलोत का नाम दर्ज करा दिया गया। बता दें कि बुधवार को शाम तक गोगामेडी के परिजन पुलिस प्रशासन पर ही लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया तो इसमें पूरा दोष गहलोत सरकार पर मढ़ दिया गया। और जबकि हत्याकांड के होते ही राजपूत समाज से जुड़े संगठन सोशल मीडिया पर बीजेपी को निशाने पर लेते रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओपीएस के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन पर आंदोलन का ऐलान। आक्रोश में 2 करोड़ कर्मचारी पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, केंद्र एवं राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है और अब 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर देश में करीब 2 करोड़ कर्मचारी एवं पेंशनर्स आक्रोश में हैं। वजह केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और राज्य कर्मियों पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 में लागू किया जाना प्रस्तावित है और ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना जरूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी माया त्रिवेदी ने लगाया बड़ा आरोप। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कही ये बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नागदा विधानसभा में भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा 1 दिसंबर को डाली गई पोस्ट और 3 दिसंबर को आए परिणामों को लेकर ट्वीट पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें बताया गया था कि भाजपा कार्यकर्ता को मतगणना के 2 दिन पहले ही नागदा विधानसभा के परिणाम पता थे, जिन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि नागदा विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तेज बहादुर सिंह की जीत होगी और वो 15,000 से ज्यादा मतों से विजयी होंगे। और अभी ये पोस्ट सुर्खियों में ही था कि उज्जैन उत्तर से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ी माया त्रिवेदी ने भी ईवीएम में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है और 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए ईवीएम का इस्तेमाल? तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में बताइए अपनी राय। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष का विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किसानों के लिए मुआवजे की मांग। जहां दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों ने सदन के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नागपुर में विधानसभा के परिसर में किसानों के मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। महाविकास अघाड़ी नेताओं में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुख और अन्य विपक्षी विधायक शामिल थे और उन्हें सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे लगाए और किसानों के लिए न्याय की मांग की। फलों और सब्जियों की माला पहने कई विधायकों ने कहा कि हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हो गए हैं, लेकिन सत्तारूढ़ शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियों को समृद्ध बनाया गया है जबकि किसानों को गरीबी में धकेल दिया गया है और वो बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों के लिए जो मुआवजे की मांग उठाई जा रही है वो जायज मांग है और पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है? तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब भी बोलते हैं झूठ ही बोलते हैं, गिरिराज सिंह के ठुमका बयान पर महुआ मोइत्रा का पलटवार। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में सीएम ममता बनर्जी के डांस पर एक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वो विवाद में घिर गए हैं। दरअसल कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 29वें संस्करण के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डांस किया था। ममता बनर्जी के डांस पर गिरिराज सिंह ने कमेंट करते हुए कहा कि वो जश्न मना रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, ये उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पलटवार किया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मैंने कल कहा था कि गिरिराज सिंह हमें ना बताएं क्या जरूरी है क्या नहीं। आपके मंत्रालय ने मनरेगा मजदूरों की 7,000 करोड़ रुपए चोरी की है। जिन मनरेगा मजदूरों ने मजदूरी की है आपने उसका पैसा रोक कर रखा है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि गिरिराज सिंह झूठे हैं। पहले उन्होंने ठुमके लगाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और अब वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये ठुमके लगाने वाला बयान आपत्तिजनक था? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक
लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराकर पीर हाशमी के ISIS से संबंध साबित करें। यत्नाल सिद्धरामैया का कर्नाटक में पलटवार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने बीते बुधवार को अपनी एक पोस्ट में आरोप लगाया था कि तनवीर पीर एक आतंकी समर्थक है और उनके पूरे मध्य पूर्व के आतंकी संगठनों से संबंध है। और इसके साथ ही उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु के साथ राज्य के CM सिद्धरामैया द्वारा मंच साझा करने पर भी हमला बोला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चवन्नी छाप किताब छोड़े, नेहरू मंत्रालय बना दे। RJD के सांसद का अमित शाह को करारा जवाब। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने सदन में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को घेरा था। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की गलत नीतियों की वजह से ही कश्मीर का कई वर्षों तक नुकसान हुआ। इस पर RJD के सांसद मनोज झा ने अमित शाह को करारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि चवन्नी छाप किताबों को छोड़कर उन्हें नेहरू मंत्रालय बना देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि सही किताबों का ज्ञान होना देश के नागरिकों को जरूरी है और आप भी ऐसा मानते हैं कि सारी नाकामियों का ठिकरा नेहरू और गांधी पर नहीं फोड़ा जा सकता, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा नतीजों के 3 दिन बाद भी तय नहीं कर पाई मुख्यमंत्री। कांग्रेस बोली अब बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों के नाम की घोषणा में देरी को लेकर बृहस्पतिवार को भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव नतीजों के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भाजपा इन प्रदेशों में नाम तय नहीं कर पाई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आखिर भाजपा से इस देरी के लिए सवाल क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि कांग्रेस से 24 घंटे में ही सवाल शुरू हो जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट किया कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए थे, उसके 24 घंटे के भीतर ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री की नियुक्ति में तथा कथित देरी के लिए मीडिया में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की आलोचना होने लगी थी। हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा तो परसों ही हो चुकी है, आज दोपहर 1 बजे वो शपथ लेने जा रहे हैं। रमेश ने कहा कि 3 दिन बीतने के बाद भी भाजपा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अपने मुख्यमंत्री की घोषणा तक नहीं कर पाई है। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना के CM बने रेवंत रेड्डी भट्टी विक्रमार्क ने ली डिप्टी CM पद की शपथ। सोनिया राहुल गांधी मंच पर मौजूद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और तेलंगाना की राज्यपाल T सौंदरराजन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हैदराबाद के LB स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कर्नाटक के CM सिद्धरामैया, डिप्टी CM DK शिव कुमार समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। रेवंत रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने डिप्टी CM पद की शपथ ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम लोगों की बात छोड़िए, सांसदों का घर छीना जा रहा है। राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बुधवार को राज्यसभा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक हर व्यक्ति को मकान का वादा किया था, अब आम आदमियों की तो बात छोड़िए, सांसदों तक का घर छीना जा रहा है। दरअसल राघव चड्ढा को राज्यसभा पूल से दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 7 का बंगला आवंटित किया गया था। बाद में बंगले का आवंटन इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पहली बार के सांसदों को केवल टाइप 6 बंगला दिया जाता है। हालांकि अदालत द्वारा दिए गए स्टे के बाद राघव फिलहाल अपने पहले वाले बड़े बंगले में ही रह रहे हैं। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि आज मैं सरकार के वायदे बनाम वास्तविकता की सूची लेकर आया हूं। पहले वादा था कि भारत देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। आज सच्चाई यह है कि हम उस वादे से बहुत दूर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में जो सही है उसके लिए खड़ा होना भारत का कर्तव्य है। इजरायल हमास युद्ध पर प्रियंका गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गुरुवार को गाजा में निर्दयी बमबारी की निंदा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में यह भारत का कर्तव्य है कि जो सही है वो उसके लिए खड़ा हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा पर निर्दयी बमबारी युद्ध विराम से पहले की तुलना में और भी अधिक बर्बरता के साथ जारी है। खाद्य आपूर्ति दुर्लभ है, चिकित्सा सुविधाएं नष्ट हो गई हैं और बुनियादी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। 16,000 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, जिनमें लगभग 10,000 बच्चे, 60 से अधिक पत्रकार और सैकड़ों चिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक पूरे देश का सफाया हो रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि ये हम में से बाकी लोगों की तरह ही सपने और उम्मीद
उम्मीदें रखने वाले लोग हैं। हमारी आंखों के सामने उन्हें बेरहमी से मौत की घाट उतार दिया जा रहा है। हमारी मानवता कहाँ है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राम मंदिर पर पहला हक राहुल गांधी का, आखिर क्यों? कांग्रेस ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस धर्म उत्सव प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा गोस्वामी ने कहा कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, इस लिहाज से राहुल गांधी को वहां पूजा करने का अधिकार है। राहुल गांधी को पहले राम मंदिर में पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि राजीव गांधी ने ही रामलला की पूजा शुरू की थी। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर कांग्रेस भी जश्न मनाएगी। पार्टी लोगों को राम मंदिर निर्माण के कांग्रेस के योगदान के बारे में भी बताएगी। साथ ही लोगों को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया जाएगा। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को बड़ी संख्या में निमंत्रण कार्ड वितरित किए गए और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बुधवार को कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 4000 साधुओं को आमंत्रित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के 17 दलों ने की आगे की रणनीति पर चर्चा। मंथन करेंगे प्रमुख नेता, जल्द तय होगी तारीख। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लगे झटके के बाद अब उसने विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। अब नजर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने पर है। इसी मुहिम के तहत विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के 17 घटक दलों के संसदीय दल के नेताओं ने बुधवार को दिल्ली में बैठक की, जिसमें संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र से जुड़े मुद्दों और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस का कहना है कि गठबंधन के घटक दलों के प्रमुख नेताओं की बैठक की तारीख के बारे में 1-2 दिन में घोषणा की जाएगी। ये बैठक इस महीने संभावित है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में सवर्ण प्रत्याशियों की हिस्सेदारी बढ़ा सकती है सपा, पीडीए फार्मूले के साथ बीजेपी के वोट में सेंध की रणनीति पर नजर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी लंबे समय तक वाईएम यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के भरोसे चुनाव लड़ती रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा की मजबूती के साथ ही ये गठजोड़ चुनावी मैदान में मात खाता आ रहा है। इसे देखते हुए ही सपा मुखिया अखिलेश यादव अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। अब इसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए रणनीति में सवर्णों को शामिल करने की भी तैयारी है। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक की आवाज बुलंद करते हुए सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण प्रत्याशियों की हिस्सेदारी बढ़ा सकती है और हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस विधायक ने अपने मुंह पर काली स्याही पोतने की जगह ईवीएम वाले पोस्टर पर पोती। दिग्विजय सिंह भी मुस्कुराते रहे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। भांडेर से कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ राजभवन के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान फूल सिंह बरैया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक बरैया ने दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में भोपाल में राजभवन के बाहर ईवीएम दिखाने वाले पोस्टर पर काली स्याही पोत दी और इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह को भी देखा जा सकता है। कांग्रेस विधायक बरैया ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि भाजपा को इन चुनावों में 50 से कम सीटें मिलेंगी और अगर इससे ज्यादा सीटें मिलेंगी तो वो अपना मुंह काला करा लेंगे। लेकिन उन्होंने अपना मुंह काला कराने की जगह ईवीएम वाले पोस्टर पर ही काली स्याही पोत दी। कांग्रेस विधायक बरैया ने संवाददाताओं को बताया कि वो ईवीएम का मुंह काला कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायक बरैया जब ईवीएम वाले पोस्टर पर काली स्याही पोतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस वक्त दिग्विजय सिंह मुस्कुरा रहे हैं और साथ ही पोस्टर पर हाथ लगाते हुए अपना समर्थन प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने चेहरे पर कालिख पोती है, इस पर उन्होंने कहा कि उनका मुंह काला नहीं हुआ है, उनको तो टीका लगा है ताकि उनको कोई नजर ना लगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 30 साल बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है सीएम पद के लिए लॉबिंग। बीजेपी में पहली बार मचा है घमासान। जी हां दोस्तों, जैसा राजस्थान वैसा ही मध्य प्रदेश, दोनों ही जगह मुख्यमंत्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और भाजपा अपनी आंधी में 230 से 163 सीटें जीतकर कांग्रेस को 66 सीटों पर समेट चुकी है। लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी जोड़ तोड़ जारी है। 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम का नाम तय हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद पटेल सांसद पद
पद से इस्तीफा दे चुके हैं और ऐसे में अब इन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को लेकर 30 साल बाद एक बार फिर जोर शोर से लॉबिंग चल रही है। बहुमत से जीत कर आई भाजपा में ये पहला मौका है जब एक साथ कई दिग्गजों के नाम बतौर दावेदार उभरे हैं और शिवराज सिंह चौहान दावेदार माने जा रहे हैं। सभी नेता अपनी तरफ से कह चुके हैं कि वो रेस में नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिन से एक ही सवाल का जवाब खोजा जा रहा है कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इससे पहले 1993 में कांग्रेस विधायक दल के नेता को लेकर जमकर लॉबिंग हुई थी। 5 दिग्गज नेताओं के नाम चले, फिर दिग्विजय सिंह और श्याम चरण शुक्ल के बीच वोटिंग में फैसला हुआ था। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।